कल मैंने वीडियो भी भेज दिया था, आज भेज दिया था शायद, आप लोग को मिल गया होगा लास्ट क्लास का। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, we are having one coordinate axis, that is x axis and y axis, and in that coordinate axis we are having a point. इस coordinate axis पे मान लेते हैं हमारे पास एक point है जिसका coordinate है x, y. That means ये x, y कैसे measure किया गया होगा, ये x, y यहाँ से ये distance x होगा और यहाँ से ये distance जो है ये distance y होगा। इस तरीके से measure किया जाता है। इसको हम लोग नाम रख देते हैं, चलिए m, इसको हम लोग नाम रख देते हैं n। और इस केस में हमारा जो ओरिजिन था वो ओरिजिन हमारा कहां पे था, 0,0 पे हमारा ओरिजिन था। इट इज इन द पॉइंट 0,0। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट करना भी बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या है। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके रेस्पेक्ट में ध्यान से देखिएगा, इस पे रेस्पेक्ट में हमने एक पॉइंट लिया। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई मतलब इस पॉइंट P का वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा x और x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा y। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट था, P x कोमा y, ये हमारा क्या था, पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें ये पॉइंट मिला था। हम क्या करते हैं, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अगर हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे लेके आते हैं, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट कर देते हैं। ओरिजिन पहले था 0,0 पे, अब ओरिजिन को चलो हम लोग नया नाम ओ डैश देके शिफ्ट कर देते हैं h, k पे। ठीक है, h, k नाम से ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। एक हमारे पास नया कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, और इस नए कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमने नाम रख दिया, चलिए x डैश एंड y डैश। ध्यान से देखिएगा, इस नए कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम हमने रख दिया x डैश और y डैश। इस P पॉइंट को हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज किया। अब ये P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, हम मान ले रहे हैं कि नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जा रहा है x डैश y डैश। दैट मींस यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा x डैश। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमने मान लिया, चलिए y डैश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक पॉइंट था पी एक्स कोमा वाई, उस पॉइंट को हमने क्या, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई उसके रेस्पेक्ट में हमने लिखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। दैट मींस हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट कर दिया एक नए पोजीशन में जहां पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आ रहा था h, k, और सेम पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में x डैश y डैश आ गया। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि p x डैश y डैश, ये जो है ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p with respect to new axis that is x dash और y dash axis। ठीक है, with respect to new axis हमने मान लिया हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो x dash और y dash है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओरिजिन शिफ्टेड टू o dash that is h, k। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम इस पुराने कोऑर्डिनेट और नए कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि इस पुराने कोऑर्डिनेट और नए कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन है। अब ये पॉइंट क्या है हमारा h, k। अगर ये पॉइंट हमारा h, k है तो हम सब जान सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमारा h होगा, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा k होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे भी लिख के बता सकता हूँ कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा k है, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा h है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखते हुए जाइएगा।
अब अगर हम पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस और नए कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, दैट मींस पुराना कोऑर्डिनेट पॉइंट था हमारा x, y और नया कोऑर्डिनेट पॉइंट है x डैश, y डैश। दैट मींस ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x, y, दिस पॉइंट इज विद रेस्पेक्ट टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज x एंड y, एंड x डैश, y डैश, दिस इज अ कोऑर्डिनेट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज x डैश एंड y डैश। ठीक है, यानी कि p x डैश और y डैश जो है, p x डैश और y डैश जो है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑब्टेन्ड, पॉइंट ऑब्टेन्ड आफ्टर शिफ्टिंग, द origin, आफ्टर शिफ्टिंग द origin टू o डैश, दैट इज h, k। जब हम origin को h, k में शिफ्ट कर दिया तो उस पॉइंट पे हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दैट इज x डैश एंड y डैश। अब इस न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस और पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में अगर हम रिलेशन निकालना चाहेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन क्या होगा उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ऑरेंज लाइन पूरा का पूरा y है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ब्लू लाइन हमारा y डैश है, और यहां से लेके यहां तक हमारा रेड k है। तो यानी कि पूरा का पूरा y जो है, पूरा का पूरा y जो है, उसको हम लोग लिख सकते हैं, पूरा का पूरा लेंथ y है, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा लेंथ हमारा क्या y है। तो y जो है y डैश प्लस k के बराबर है, y का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, y डैश प्लस k के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली ये पूरा का पूरा ऑरेंज यानी कि यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा हमारा x है, और x किस किस से बना हुआ है, h और x डैश से, यानी कि हम लिख सकते हैं x विल बिकम इक्वल टू, x डैश प्लस h। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट मींस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। ठीक है, ये एक रिलेशन आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में, जहां पे x और y क्या है हमारा, x, y इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट when with respect to xy axis। ठीक है, और x डैश y डैश जो है इज ए पॉइंट आफ्टर शिफ्टिंग द origin टू o डैश h, k। यानी कि जब हमने origin को h, k में शिफ्ट कर दिया, उस समय का पॉइंट हमारा क्या है, x डैश और y डैश। जब हमारा कोई शिफ्टिंग नहीं था, यानी कि origin 0,0 में था, उसका कोऑर्डिनेट है x और y, और ये h और k क्या है, h और k origin को जहां पे शिफ्ट कराया गया है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इस वेरी स्मॉल पॉइंट, ये बहुत ही छोटा पॉइंट को हमें याद रखना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि h और k क्या है, x डैश और y डैश क्या है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट सबको? चलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तब हमारा बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा गया है कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2, -3 बाय ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4, 7। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट दिया हुआ है 4, 7, पहले से पुराना पॉइंट। इसका मतलब है किसके बराबर होगा, ये x, y के बराबर होगा, पुराना पॉइंट। उसके बाद ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है 2, -3 पे, ओरिजिन शिफ्टेड। ठीक है, ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है कौन से पॉइंट पे, 2, -3 पे। तो यानी कि h, k जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, -3। अब हमें नया कोऑर्डिनेट निकालना है, तो नया कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, x डैश, y डैश, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से देख के हम बता सकते हैं कि हमारा x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू है 4, और y का जो वैल्यू है वो y का वैल्यू है 7। यहाँ देख के हम बता सकते हैं कि हमारा h का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 2, और हमारा k का जो वैल्यू है वो वैल्यू है -3। और हमें पता है कि x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। हमें क्या नया कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज x डैश एंड y डैश। वो नया कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, x डैश प्लस h। ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू कितना है, x डैश प्लस h।
तो यानी कि x का मतलब कितना है 4, 4 इक्वल टू एक्स डैश प्लस एज का मतलब कितना है 2। तो उस हिसाब से हमारा x डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे इस वाले पॉइंट पे y का वैल्यू हमारा कितना है 7 इक्वल टू वाई डैश प्लस k का वैल्यू हमारा कितना है -3। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा y डैश इक्वल टू 7 प्लस 3 10। तो जो हमारा नया कोऑर्डिनेट पॉइंट आया दैट इज x डैश कॉमा y डैश वो किसके बराबर हो जाएगा 2 कॉमा 10। तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट पॉइंट आया वो नया कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना आ गया 2 कॉमा 10 with respect to the new axis, that is this is the point that we get after shifting the origin to the point 2 comma minus 3। आया समझ में सबको कैसे निकाला गया? ओके बहुत बढ़िया। देन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल नंबर 2। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एग्जांपल नंबर 2। ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2। ओके चलिए देखते हैं हम लोग, बाकी सब भी निकालिए। कितना पॉइंट आया 7 कॉमा -1। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोगों का क्या दिया हुआ है देखिएगा, यहाँ पे द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,3 यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है कौन से पॉइंट पे 2,3 पे। ठीक है, तो h कोमा k का वैल्यू आ गया 2,3 दैट मींस h का वैल्यू 2 और k का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट करने के बाद जो पॉइंट है वो बन जाता है 5,-4 दैट मींस ये नया कोऑर्डिनेट है x डैश और y डैश है। x डैश और y डैश हमारे पास दिया हुआ है 5,-4 दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि x डैश का वैल्यू 5 और y डैश का वैल्यू -4। हमें पुराना कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हमारा क्या था x, y, इसको फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच दैट मीन्स x डैश का मतलब कितना 5 और h का मतलब कितना 2 दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया 7। y का वैल्यू था y डैश प्लस k, y y डैश का वैल्यू कितना है y डैश का वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस k का वैल्यू कितना है 3। तो ये आ गया हमारे पास 7 कॉमा -1 इज द न्यू कोऑर्डिनेट। आया समझ में? यस, व्हेन द एक्सिस आर पैरेलल। सही है, ये जो एक्स है, ये जो नया एक्सिस हमने बनाया ब्लू वाला, क्या वो पुराने एक्सिस के पैरेलल है? वही चीज बोला गया है, यानी कि सिंपली हम लोग इसी एक्सिस को डायरेक्टली उठा के हम लोगों ने सिंपली इसको शिफ्ट करा दिया, कोई रोटेशन। अगर मेरा ऐसा होता कि ये एक्स है और ये वाई है, जो नया वाला एक्सिस है उसको हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश, तब हम लोग बोलते हैं कि वो चीजें पैरेलल नहीं है। ये भी कंडीशन होता है, ये भी केस पॉसिबल है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिंपली पैरेलल शिफ्टिंग वाला है। ठीक है, चलिए आ गया समझे, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो पहले से जैसा था उसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस जो है वो दूसरे के पैरेलल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़िए, मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई कीजिए, उसको भूल जाइए, एग्जाम्पल नंबर 4 को ट्राई कीजिए। ट्राई एग्जाम्पल नंबर 4।
ओके चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इफ द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू द पॉइंट, यानी कि ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट करा दिया गया है, ठीक है। दैट मीन्स h कोमा k जो है वो किसके बराबर है, h कोमा k आ जा रहा है 3 कोमा माइनस 1 के बराबर, ठीक है। फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का नया इक्वेशन पूछा गया, यानी कि ये जो लाइन का इक्वेशन है ये पुराने कोऑर्डिनेट के बेसिस पे है, x कोमा y के बेसिस पे है, और x कोमा y के बेसिस पे लाइन का इक्वेशन जो है वो कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो लाइन का इक्वेशन है वो कितना दिया गया है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, पुराने वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। हमें जो इक्वेशन निकालना है वो नए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में निकालना है, दैट इज x डैश और y डैश के रेस्पेक्ट में निकालना है। और हमें पता है कि x इक्वल टू कितना होता है, x डैश प्लस h, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x डैश प्लस 3, ये x का वैल्यू हो गया, ठीक है। और y इक्वल टू कितना होता है, y डैश प्लस k, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y हमारे पास हो गया y डैश माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो पुराना वाला कोऑर्डिनेट x है वो किसके बराबर होगा, x डैश प्लस 3 के बराबर होगा, और हमारा पुराना वाला कोऑर्डिनेट जो y है वो किसके बराबर होगा, y डैश माइनस y के बराबर होगा। तो नए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ये जो इक्वेशन है वो कैसा दिखेगा, हमारे पास इक्वेशन दिया गया था 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स डैश प्लस 3 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x डैश प्लस 6 माइनस 3y डैश प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x डैश माइनस 3y, 6 प्लस 3 9 प्लस 14 इक्वल टू 0। या तो x डैश बोलूं या तो y बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नए वाले कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हमारा जो इक्वेशन आएगा, हमारा इक्वेशन ये निकल के आएगा, दैट इज 2x डैश माइनस 3y डैश प्लस 14 इक्वल टू 0। आया समझ में? ओके चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5, उसको भी सॉल्व कीजिए। कितना निकला? ओके चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया है कि फाइंड द पॉइंट टू व्हिच द ओरिजिन बी शिफ्टेड आफ्टर द ट्रांसलेशन सो दैट द इक्वेशन दिस विल हैव नो फर्स्ट डिग्री टर्म। बोला गया है कि ओरिजिन को हम कहां पे शिफ्ट करें, यानी कि हमें h k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। बोला गया है कि हम ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट करें कि हमारा जो नया इक्वेशन आएगा उस नए इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री टर्म्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले ये जो पुराना इक्वेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा पुराना इक्वेशन। नए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में यानी कि शिफ्टिंग के रेस्पेक्ट में अगर हम लिखना चाहेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा x डैश प्लस h और y का वैल्यू हो जाएगा y डैश प्लस k। तो इसको जब हम लिखेंगे नए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, x डैश प्लस h का होल स्क्वायर प्लस y डैश प्लस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स डैश प्लस h माइनस 8 इंटू वाई डैश प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डैश स्क्वायर माइनस 2 एक्स डैश एच प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश के प्लस के स्क्वायर माइनस 4 एक्स डैश, ओके, प्लस ये, हाँ ये आ गया माइनस 4x डैश माइनस एच माइनस 8y डैश माइनस 8k प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, फिर प्लस एक्स डैश को अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2h माइनस 4, राइट, ओके, प्लस वाई डैश को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश कहाँ पे है, 2k माइनस 8, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 8k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें 1 डिग्री टर्म कौन कौन सा है? ये 1 डिग्री टर्म है और ये 1 डिग्री टर्म है। ठीक है, अब 1 डिग्री टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बोला गया कि 1 डिग्री टर्म जितना भी है वो सारा का सारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये तो वेरिएबल है क्योंकि इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ये तो वेरिएबल है, कुछ भी नंबर हो सकता है जो भी। अगर ये पूरा का पूरा जीरो होना है तो ऑब्वियसली इस कांस्टेंट को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने से हमेशा जीरो आएगा। तो हमें बोला गया है कि x डैश 2h माइनस 4 जो है इसको जीरो होना चाहिए बोला गया है। ठीक है, और y डैश 2k माइनस 8 जो है इसको भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब x डैश y डैश जो वेरिएबल है वो जीरो है कि क्या है हमें नहीं पता, तो इसको अगर कंफर्मली जीरो होना है तो 2h माइनस 4 इसको इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, और इसको अगर एकदम कंफर्म जीरो होना है तो 2k माइनस 8 को इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स h का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2, k का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4, सॉरी 4, यस। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो h, k का जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया 2, 4। आया समझ में? ओके चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है, इसका एक एक्सरसाइज भी है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग को ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, ये आखिरी टॉपिक है। बट यहाँ पे एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन के बारे में नहीं बताया गया है जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को करा दूंगा इसके बाद। ठीक है, वो इसमें नहीं दिया गया है इस बुक में। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये एकदम लास्ट पॉइंट होता है स्ट्रेट लाइन का जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस या फिर पॉइंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस या फिर लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी टॉपिक है ये, खत्म तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारा चैप्टर का नाम है हमारा टॉपिक का नाम है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस भी इसको बोलते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल, कहीं भी अगर कोई फैमिली वाला यूज किया जाए वर्ड किसी कर्व के लिए, उसका मतलब बहुत सारा कर्व जो है कोई ना कोई सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है,
बहुत सारा कर्व या बहुत सारा लाइन जो है सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। उसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये समझने वाला है, ये प्रूफ वाला चीज नहीं है, ये समझने वाला चीज है। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो लाइन है और दो लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे लाइन का इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, दो लाइन है, दो लाइन का इक्वेशन गिवन है। अब दो लाइन जो है मान लेते हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट से पास होने वाला एनी लाइन, कोई भी लाइन, इसको मान लेते हैं चलिए P, इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन, ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन, एनी लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P, पॉइंट P से कितना लाइन पास हो सकता है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है, ऐसे भी लाइन पास हो सकता है, ऐसे भी लाइन पास हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकता है, ऐसे भी, मतलब हम कैसे भी चाहें जैसे भी लाइन पास हो सकता है, टोटल इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है, ठीक है, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लाइन, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको चलिए हम लोग नाम रख देते हैं L1, ठीक है, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं L2, द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of line passes through, the equation of line passes through the intersection of, passes through equation of any line, मैं चलो एक और पॉइंट यूज कर देता हूं, any line मतलब कोई भी लाइन, कैसा भी लाइन हो फर्क नहीं पड़ता, the equation of any line that passes through the point of intersection of L1, that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and L2, that is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, the equation of any line that passes through the intersection point of L1 and L2 is, उसको लिखा जाता है L1 plus lambda L2 equal to 0, ठीक है, L1 plus lambda L2 equal to 0, जहां पे lambda हमारा कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, ठीक है, या फिर इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 का मतलब कितना हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा, L2 का मतलब कितना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये उस लाइन का इक्वेशन है, ये उस लाइन के इक्वेशन के बारे में बताएगा, ये उस लाइन के इक्वेशन के बारे में बताएगा जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तो बहुत सारा लाइन पास करेगा, तो आपने तो एक इक्वेशन लिख रखा है, तो मैं आप लोग के कंफर्मेशन के लिए बता दूं, ये मैंने एक इक्वेशन नहीं लिख रखा है, मैंने बहुत सारा इक्वेशन लिख रखा है। इस इक्वेशन में मेरे को दो लाइन के इक्वेशन के बारे में पता है, बट इस लैम्डा के बारे में पता नहीं है, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू जैसे ही जितना पुट करते रहूंगा, अगर लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मान लेते ये इक्वेशन आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू जैसे 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 चेंज करते रहूंगा, मेरे को डिफरेंट इक्वेशन मिलते जाएगा, ठीक है, समझ में आया? क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? जैसे लेमडा का वैल्यू डिफरेंट हुआ वैसे ही इक्वेशन चेंज होते जाएगा, ठीक है, एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि ये इक्वेशन ऐसा क्यों बना, ठीक है, कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप सोचिए हमें क्या प्रूफ करके बताना है, हमें बहुत सारे इक्वेशन का, हमें बहुत सारे लाइन का इक्वेशन निकालना है, और बहुत सारा जो लाइन का इक्वेशन है वो बस एक ही काम कर रहा है कि सारे के सारे लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, एक सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि सारा का सारा लाइन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, सारा का सारा लाइन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो अगर सारा का सारा लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है और मैं बोल रहा हूं कि सारे के सारे लाइन का इक्वेशन ये एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन, ठीक है। अब अगर सारा का सारा लाइन का इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और सारा का सारा लाइन जो है एक पर्टिकुलर सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, वो प्रॉपर्टी क्या है, इस पॉइंट से पास करना, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, कोई लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करता है तो क्या होता है, सर वो पॉइंट
वेरी गुड, उस पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हमने जो इस लाइन का इक्वेशन लिखा, हमने जो इस लाइन का इक्वेशन लिखा, ये लाइन का इक्वेशन जो है ये सारे लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि सारा लाइन का इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। कैसे होगा ये, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यही मेन पॉइंट है, इसका प्रूफ नहीं है, ये बस समझने, ये समझ के हम लोग ये निकले है। हाँ, ध्यान से समझिएगा चीजें। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस लाइन पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन पे मैं, हमें ये प्रूव, ये तो हमें पता चल गया कि लेमडा का वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हमें अलग अलग इक्वेशन मिलते जाएगा, है कि नहीं। बट जो भी इक्वेशन मिले हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस वही इक्वेशन मिलना चाहिए जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे, इस पी पॉइंट को सेटिस्फाई करे। आया समझ में। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं ए, यहां पे x1 y1। ठीक है, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे b, x2 y2। और मैं एक पॉइंट, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं ले लेता हूं p, दैट इज x3 y3। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज बताइए, इसके इक्वेशन को देखिएगा। अगर मैं ए पॉइंट लूं, ए पॉइंट मेरा क्या है, x1 y1। ए पॉइंट कौन से लाइन से पास हो रहा है, ए लाइन L1 लाइन से पास हो रहा है। यानी कि ए जो पॉइंट है वो L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं ए वाले पॉइंट को इसके इक्वेशन में पुट करूं, समझिएगा सिर्फ, अगर ए वाले पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, ए x1 y1 इस वाले इक्वेशन में पुट करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। यानी कि इस पे पुट करने पे, यहां पे पुट करने पे वो वैल्यू इक्वल टू 0 दे देगा। ठीक है, प्लस लेमडा। अगर यही ए वाला पॉइंट मैं इस वाले L2 के इक्वेशन में पुट करूं, क्या वो इक्वल टू 0 देगा। L2 का इक्वेशन ये है, नहीं देगा। क्यों 0 नहीं देगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तभी होता है जब वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। लेकिन ए वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है, तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब बताइए, एक वैल्यू इक्वल टू 0 है, यानी कि ये पूरा का पूरा 0 हो गया। ये 0 नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 2 3 4 5 कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब 2 3 4 5 जो वैल्यू है, क्या वो 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा बी पॉइंट लेके देखते हैं। अगर मैं बी पॉइंट ले लूं, ध्यान से समझिएगा, बस छोटा सा पॉइंट ही है। अगर मैं बी पॉइंट ले लूं, दैट इज x2 y2। बी पॉइंट को अगर मैं L1 में पुट करूं तो ये 0 नहीं देगा, लेकिन बी पॉइंट को अगर मैं L2 में पुट करूं तो वो 0 दे देगा, क्योंकि बी पॉइंट जो है वो L2 का पॉइंट है। ठीक है, तो हमें क्या, एक वैल्यू 0 नहीं मिलेगा, दूसरा वैल्यू 0 मिलेगा। एक वैल्यू 0 अगर नहीं मिलेगा, उसका मतलब क्या, 0 वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और क्या वो कोई भी वैल्यू आ जाए, मान लेते हैं 2 3 4 5, क्या वो 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो। तो ये जो बी वाला पॉइंट है, इस इक्वेशन में पुट करने से ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। अगर मान लीजिए बाहर का ही कोई पॉइंट ले लेता हूं r, बाहर का ही कोई पॉइंट ले लेता हूं r, x4 y4। अगर इसको बाहर का कोई पॉइंट पुट किया तो ये ना तो ये 0 होगा ना तो ये 0 होगा r पॉइंट पे, x4 y4। ठीक है, बट ध्यान से सुनिए, अगर मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लूं x3 y3, ये तो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है x3 y3। आप अगर p x3 y3 ले लेता हूं तो उसको अगर मैं L1 में पुट करूं तो ये भी 0 हो जाएगा, लैम्डा अगर L2 में पुट करूं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। वो क्या, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये p ही ऐसा एक पॉइंट है जो इक्वेशन हमने लिखा है उसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि, और लैम्डा का वैल्यू चेंज करने पे हमें अलग अलग इक्वेशन आते रहेगा, बट जो भी इक्वेशन आते रहेगा वो इक्वेशन हमेशा इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ये तो लाइन का इक्वेशन है, यानी कि ये एक ऐसे लाइन का इक्वेशन देगा जो हमेशा पी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ऐसे लाइन का इक्वेशन देगा जो हमेशा पी पॉइंट से पास करे, और पी क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आया समझ में। ठीक है, अगर आपका वीडियो ऑफ हो जाता है अगले 30 सेकंड में तो आप लोग वापस से ज्वाइन कीजिएगा, हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी पढ़ना है थोड़ी देर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, कि क्वेश्चन में किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन drawn through the point of intersection of the line this and this
and passing through the point -4, -4, 5। ठीक है, देखिएगा कि उस इक्वेशन को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। बोला गया है कि हमारे पास दो लाइन है। ठीक है, हमारे पास दो लाइन है। एक लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरे लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज बोला गया है कि इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास करता है। इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास करता है। ठीक है, और वो लाइन आगे जाके एक पॉइंट -4, 5 से पास करता है। ठीक है, ऐसा बोला गया। हमें एक चीज पता है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से अगर कोई भी लाइन पास करेगा, सिर्फ ये ग्रीन वाला लाइन ही नहीं, कोई भी लाइन अगर पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होगा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। उसका इक्वेशन क्या होगा? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ये लिखेंगे, ठीक है, जब भी हम ये L1 प्लस लेमडा L2 लिखेंगे तो उस केस में हमें ये चीज याद रखना है कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हमेशा 0 होना चाहिए। इन L1 टू यूज दिस फॉर्मूला, याद रखिएगा, टू यूज दिस फॉर्मूला in the right hand side of L1 and L2 should be the right hand side of L1 and L2 should be 0। ये चीज याद रखना है, जो भी इक्वेशन हम यूज करेंगे उसके राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। चलिए, तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला किसी भी लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कौन से लाइन का इक्वेशन बताएगा? जरा बताइए मेरे को। ये एक लाइन का इक्वेशन बताएगा। ये किसका इक्वेशन बताएगा? ये एक लाइन का इक्वेशन बताएगा। कौन से लाइन का इक्वेशन? वो उस लाइन का इक्वेशन बताएगा जो हाँ, ग्रीन वाला नहीं, ध्यान से समझिएगा पहले चीजों को। ये हाँ, इस पॉइंट से जितना लाइन पास करेगा सारे लाइन का इक्वेशन एक साथ बता रहा है। इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करेगा तो ये इनफाइनाइट लाइंस के इक्वेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, क्या हमें इनफाइनाइट लाइंस निकालना है उसमें, उस पॉइंट में से पास होने वाला? नहीं, हमें उस पॉइंट में से पास होने वाला एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -4, 5 से पास करे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से पास होने वाले सारे लाइन का इक्वेशन लिख लिया। ये हमारा जनरल इक्वेशन, सारे लाइन का इक्वेशन लिख लिया। अब इस सारे लाइन में से हमें वो वाला लाइन ढूंढ के लिखना है जो कहां से पास करे? -4, 5 से पास करे। यानी कि हाँ, यानी कि वो एक पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा। अगर पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन है दैट मींस उसका इक्वेशन लैम्डा के फॉर्म में नहीं आएगा, उसका एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह आएगा। ठीक है, तो हमें ये लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है कि उस लाइन का लैम्डा का वैल्यू क्या होगा जो -4, 5 से पास करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस y कॉमन ले लिया तो -3 प्लस 3 लैम्डा और फिर बचा 7 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन का इक्वेशन आ गया। इसको चलिए हम लोग 1 नंबर से सेव कर देते हैं। ये एक लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये कौन सा लाइन का इक्वेशन आया? ये वही लाइन का इक्वेशन आया जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करे। बट हमें इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करे, ठीक है, बट इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने के साथ साथ इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए। अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास करेगा तो क्या होगा? वेरी गुड, तो ये जो वन इक्वेशन है, इक्वेशन वन पासेस थ्रू -4, 5। हमें ये भी करना है कि इक्वेशन वन जो है -4, 5 से पास करेगा तो -4, 5 को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस -4, 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 -3 प्लस 3 लैम्डा प्लस 7 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0।
ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा -16 माइनस 8 लेमडा माइनस 15 प्लस 15 लेमडा प्लस 7 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। तो इसमें से लेमडा देखेंगे, -8 प्लस 15 ये हो गया 7, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गया हमारे पास 12 लेमडा। -16 माइनस 15 ये हो गया -31, -31 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24 माइनस इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि उस केस में ये क्या बता रहा है, वन जो है ये सारे लाइन के बारे में बता रहा है, वन जो है वो सारे लाइन के बारे में बता रहा है, जो कहां से पास करेगा, जो इस इक्वेशन से, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। अब उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक लाइन ऐसा होगा जो -4,5 से भी पास करेगा, और उस लाइन के केस में जो लेमडा का वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 होगा। तो हमें अगर उस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन कैसा होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन 1। अगर लेमडा का वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, मैं इधर देख लेता हूँ, x इंटू 4 प्लस 2 लेमडा, तो आ जाएगा x इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस y इंटू -3 प्लस 3 लेमडा था मेरे ख्याल से शायद, फिर प्लस 7 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस 4 ये आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा प्लस 3y, और ये आ जाएगा 5 टू 10 प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये वो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये वो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जो एक तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा और साथ ही साथ -4,5 से भी पास करेगा। आया समझ में कैसे निकाला गया? ठीक है, तो यानी कि डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिफरेंट लैम्डा का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिफरेंट लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, और लैम्डा का वैल्यू अलग अलग के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जिसको यूज करके हमें उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये आप लोग का चैप्टर पूरा का पूरा खत्म है। हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है जो इस बुक में नहीं दिया गया है आर एस अग्रवाल में। ठीक है, हम उस पॉइंट को भी पढ़ेंगे और उसको हम लोग बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर डिस्टेंस फॉर्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पॉइंट को भी देखेंगे, और इसका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मैं अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन और सब कुछ भेज दूंगा, तो आप लोग को ये पूरा का पूरा होमवर्क कर लेना है अच्छे से। ठीक है, नहीं कल मैंने भेज दिया था क्वेश्चन, शायद फिर से दोबारा, हाँ हाँ इसको भेज देंगे दोबारा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।